अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अख्तर। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं एक केस स्टडी। कल हमने एक बेबी गर्ल को डिलीवर करवाया सी सेक्शन से। तो जब वो बेबी पैदा हुई तो उसके कमर पे इतना बड़ा एक उभार था। उस उभार को कहते हैं मेनिंगोमाइलोसी। पेरेंट्स ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो इसके बारे में बहुत डिटेल से जानना भी चाहते हैं। क्या होता है, ये क्यों बनता है, किस लिए बेबी में ये प्रॉब्लम आ गया, वगैरह वगैरह। ये बेसिकली होता क्या है कि जब कोई भी प्रेगनेंसी पहले 3 से 4 हफ्ते में होती है तो उसकी जो न्यूरल प्लेट होती है वो फोल्ड होकर न्यूरल ट्यूब बनाती है। अब इस ट्यूब का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो बन जाता है इंसान का दिमाग, ब्रेन। लेकिन जो उसका लोअर पार्ट है उसने बनना होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह पाक ने हड्डी की एक मजबूत चीज़ बनाई है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। यानी कि वो मोहरे होते हैं हड्डी के जो इस नाजुक से स्पाइनल कॉर्ड को अपने अंदर महफूज रखते हैं। और इस स्पाइनल कॉर्ड के बाहर आप देखिए तो मेनिंजेस यानी झिल्लियाँ भी होती हैं। तो अब पहले तो रीढ़ की हड्डी हो गई मजबूत वाली, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाहर वो झिल्लियों का कवर जो उसकी हिफाजत करता है। इस केस में क्या होता है, ये स्पाइना बाइफिडा का प्रॉब्लम है। इस स्पाइना बाइफिडा में जो स्पाइनल कॉलम है वो स्पाइनल कॉलम जो है उसमें बोन जो है वो उसमें डिफेक्ट होता है। तो जो दो वर्टिब्रीज होती हैं, दो हड्डियां जो होती हैं उनके दरमियान में गैप होता है। इस गैप में से कभी कभी तो सिर्फ जो झिल्लियां हैं मेनिंजेस वो निकल के बाहर आ जाती हैं फूली हुई सूरत में, ऐसे एक बॉल की सूरत में वो बल्ज करके बाहर आ जाती हैं। और कभी क्या होता है कि उनके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ जाती है। इसके अलावा कभी कभी अब नॉर्मल किस्म का फैट भी बाहर आ जाता है। इसकी अलामात क्या होंगी वो डिपेंड करता है कि ये किस जगह पे है। ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से में है तो अलामात ऊपर के हिस्से में आएंगी। अगर ये नीचे वाले हिस्से में है, जैसा कि इस केस की बात करूं तो उसकी नीचे कमर के नीचे वाले हिस्से में ये मेनिंगोमाइलोसील का उभार था। तो उसमें मेनिंजेस भी थी और वो स्पाइनल कॉर्ड भी रीढ़ की हड्डी के गैप में से निकल के बाहर आई हुई थी और इसके ऊपर उसकी स्किन भी नहीं थी। स्किन जब नहीं होती तो हम उसे स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। लेकिन जब उसकी स्किन ऊपर होती है, कुछ केसेस में ऊपर स्किन उसको कवर करती है, तो हम उसे स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा कहते हैं। लेकिन इस केस में ऊपर स्किन भी नहीं थी, सिंपली मेनिंजेस थी और स्पाइनल कॉर्ड थी जो हड्डी के बीच में से बल्ज करके एक बॉल की तरह से बाहर आई थी और ऊपर स्किन की कवरिंग नहीं थी। अलामात इसमें क्या होंगी, ज़ाहिर है क्योंकि ये नीचे के हिस्से में थी तो इसमें जो नीचे की टांगे हैं, लोअर लिम्ब है बच्चे का, वो हरकत नहीं करता। उसकी लोअर लिम्ब की प्रॉब्लम होती है, मसल की वीकनेस होती है और उसके जो पैर हैं वो मुड़े हुए होते हैं। इस बच्ची के भी क्लब फुट थे, वो तस्वीरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें क्या था कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, इन बच्चों में ये ब्लैडर के भी मसले होते हैं, बॉवल के भी। ये अपना पेशाब भी कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ भी नर्व्स जो हैं, नर्व सप्लाई जो है इस हिस्से में से जा रही होती है। तो नर्व्स के प्रॉब्लम की वजह से, नर्व्स की इंजरी की वजह से, उसकी कंप्रेशन की वजह से ये सारी अलामात जो है वो आ रही होती हैं। वजूहात की बात करें तो इसमें जेनेटिक रीजंस भी हैं, इसमें एनवायरमेंटल रीजंस भी हैं और इसमें कुछ दूसरी रीजंस भी हैं। तो जेनेटिक में तो यही है कि फैमिली हिस्ट्री और जो जेनेटिक्स है, कज़न मैरिज, ये वो उसको अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। लेकिन इस केस में वो कज़न्स नहीं थे, कम से कम फर्स्ट कज़न वो नहीं थे, तो वो फॉर ऑफ रिलेटिव्स में ये शादी हुई थी। इसके अलावा अगर एनवायरमेंटल कॉजेज़ और न्यूट्रिशन वगैरह की बात की जाए तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है? एक तो हमारी 40% खवातीन ऐसी हैं जिनमें फोलिक एसिड को हज़म करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, डाईहाइड्रो रिडक्टेज एंजाइम, वो एंजाइम जो है वो 40% खवातीन में नहीं होता, जिसकी वजह से उनमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ खवातीन फॉलिक एसिड को प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं करती और कुछ केसेस में वो ऐसी मेडिसिन ले रही होती हैं जो फॉलिक एसिड को कम कर देती हैं जिस्म के अंदर, जैसे कि सोडियम वेलप्रोएट है और कार्बामेजिपिन है और कुछ केसेस में मीथोट्रिक्सेट है। ये सारी एंटीफोलेट ड्रग्स हैं जो कि फॉलिक एसिड की कमी का बायस बन सकती हैं। तो जो खवातीन ऐसी दवाइयाँ भी लेंगी उनमें भी फॉलिक एसिड कम हो जाएगा। जब फॉलिक एसिड कम हो जाता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं। वो कभी एनएनकेफेलिक बेबी की शक्ल में आती हैं, कभी स्पाइना बाइफिडा की शक्ल में आती हैं और स्पाइना बाइफिडा की फिर आगे से डिफरेंट ये वैरायटीज़। अब इसमें मैसेज हमारा ये है कि अगर एक बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे में वो होगा, इसको एड्रेस किया जा सकता है
और ये जो है ये कंडीशन जो है ये हर सूरत में जानलेवा नहीं होती। इसमें बाहर के मुल्कों में तो मामलात इतने एडवांस हो चुके हैं कि जब वो अल्ट्रासाउंड करते हैं उन्हें पता चलता है कि बेबी की कमर पे ये वाला फोड़ा है, इसको ये वाला मेनिंगोमाइलोसील का उभार है, तो वो उसी वक्त औरत को बेहोश करके, क्योंकि उसके माँ को जब वो बेहोश करते हैं तो बेहोशी का असर बच्चे पे भी होता है, प्लेसेंटा के थ्रू वो मेडिसिन एनेस्थीसिया बच्चे को भी मिल जाता है, तो वो बेबी भी एनेस्थेटाइज हो जाता है। तो वो पेट को खोल के, यूट्रस को खोल के बच्चे की कमर पे इस जो लियन है, इस उभार को वो प्रिपेयर करके, इसकी सर्जरी करके दोबारा से सब कुछ बंद कर देते हैं। तो माँ के पेट के अंदर ही बच्चे की वो सर्जरी कर देते हैं। यहाँ तक लोग एडवांस हो चुके हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, उसको ज़्यादा टच नहीं करते ताकि इन्फेक्शन जो है मेनिंजिस से ट्रैवल करके आगे ब्रेन तक जाके फिर सब मेनिंजाइटिस ना हो जाए। तो इस वजह से हम उसे एंटीबायोटिक देते हैं और साथ में हम कोशिश होती है कि 72 आवर्स के अंदर अंदर बच्चे की सर्जरी हो जाए और इस लियन को क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट यही है कि इसकी सर्जरी कर दी जाए। बाद में लेग्स की जो भी, फुट की जो भी एनेमली है उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये इसका ट्रीटमेंट है और ये काफ़ी हद तक ये अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो ट्रीटमेंट कामयाब भी हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर है इसमें बहुत ही एफर्ट भी लगती है और बेसिकली पेरेंट्स को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस मच वाज अबाउट स्पाइना बाइफिडा। तो अब हमने फॉलिक एसिड की भी बात कर ली और उसकी अब ये भी जान लीजिए कि फॉलिक एसिड किस में ज़्यादा होता है, कौन सी खुराक है। जैसे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनमें फॉलिक एसिड काफ़ी बड़ी तादाद में पाया जाता है, लेकिन इसको टैबलेट्स की फॉर्म में भी ज़रूर लेना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया इस प्रेजेंटेशन को देखने का। हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।